नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे मतदान प्रक्रिया की और उसमें शामिल मतदान अधिकारी प्रथम और अन्य मतदान अधिकारियों के दायित्व के बारे में चर्चा करेंगे। तो जिला निर्वाचन अधिकारी चूरू और प्रशिक्षण प्रकोष्ठ चूरू की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं डॉक्टर जेबी खान, राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर, आपके लिए लेकर आया हूं मतदान अधिकारियों के दायित्व पंचायत चुनाव 2020 के दौरान। तो आप हमारे अन्य वीडियो भी हमारे YouTube चैनल पे हैं, उन्हें देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान पंचायत चुनाव में जो दायित्व है। साथियों, आपको पता है सरपंच का चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के द्वारा होता है और पंच का चुनाव जो है वो मतपत्रों के द्वारा होता है। दोनों प्रोसेस एक साथ अपनाई जाती है, एक जगह ही अपनाई जाती है। तो हमारे बूथ में ईवीएम से भी मतदान होगा और मतपेटी में मतपत्र भी डाले जाएंगे। पंच और सरपंच के दोनों के पैरेलल होंगे और आपको संपन्न करवाने होंगे। अब सबसे पहले जब आप अपने मतदान दल के साथ बूथ की ओर रवाना होंगे तो उस वक्त आपको क्या क्या कार्रवाई करनी होगी। तो सबसे पहले जब भी आपको वोटिंग से एक दिन पूर्व रवाना किया जाए तो आप अपने साथियों से परिचय कर लें, उनसे घनिष्ठता स्थापित कर लें ताकि मतदान प्रक्रिया निर्वहन में सभी का सामूहिक योगदान रहे। उसमें मतदान दलों को आप एकजुट करेंगे और जो भी सामग्री आपको दी जाती है उस सामग्री को आप गहनता से जांच लें, चेकलिस्ट के द्वारा उसका मिलान कर लें और उसके बाद आप निर्धारित मार्ग से, निर्धारित बस से अपने मतदान केंद्र की ओर रवाना होंगे। अब मतदान केंद्र पे पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको अपने सुरक्षित पहुंच की सूचना संबंधित अधिकारियों को प्रेषित करनी होगी और उसके बाद आपको सर्वप्रथम मतदान केंद्र की स्थापना करनी होगी अपने निर्धारित केंद्र पे, निर्धारित कक्ष में। और मतदान केंद्र की आप स्थापना करेंगे और यह भी इंश्योर करेंगे कि आपके मतदान कक्ष के बाहर की ओर 3 पृथक पृथक लाइनों के गोले बना दिए गए हैं और यदि नहीं बने हैं तो तुरंत ही आप अपने उच्च अधिकारियों से संपर्क करके वहां पर गोले बनाए जाने हेतु सुनिश्चित करेंगे। 3 लाइनें बनेगी, महिलाओं की, पुरुष की और दिव्यांगजन और वृद्धजनों की। ये 3 लाइनें पृथक पृथक बनानी है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना हो सके। प्रत्येक गोला 6 फीट की दूरी पे बनाया जाएगा। अगर सीमेंटेड आंगन है तो कलर पेंट के द्वारा गोले बनेंगे और कच्चा मिट्टी का है तो वहां पर चूने के द्वारा गोले बनाए जाएंगे। जैसे ही आप मतदान केंद्र पे पहुंच गए तो सर्वप्रथम अपने मतदान केंद्र की आप स्थापना करेंगे। तो ये एक लेआउट प्लान आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसको मानते हुए आपको अपना मतदान केंद्र बनाना है। कुछ फेरबदल आप अपनी सुविधा के अनुसार कक्ष की जो साइज है उसके अनुसार इसमें किया जा सकता है, लेकिन ये एक लेआउट है, मॉडल लेआउट है जिसके अनुसार ही आपको अपने कक्ष की स्थापना करनी है। तो जैसे ही एंट्री होती है, एंट्री स्थल है, एंट्री स्थल के सबसे पहले यहां पर पोलिंग ऑफिसर फर्स्ट, मतदान अधिकारी प्रथम बैठेगा, उसके बाद द्वितीय और उसके बाद तृतीय। यानी मतदाता पहले प्रथम के पास आएगा, फिर द्वितीय के पास आएगा, फिर तृतीय के पास आएगा। आपके पीछे पोलिंग एजेंट्स बैठेंगे और उनकी बैठने की व्यवस्था इस प्रकार हो कि सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना हो। और यदि कमरा कक्ष छोटा है मतदान केंद्र तो उसमें आप उनको कक्ष में गेट के बाहर भी बैठने के लिए कह सकते हैं, जहां पर वो पूरी प्रक्रिया को निरीक्षण कर सके और उसको देख सके, तो वो बाहर भी बिठाए जा सकते हैं। उसके बाद पोलिंग ऑफिसर थर्ड के बाद मतदाता ईवीएम कंपार्टमेंट में जाएगा और सरपंच का वोट कास्ट करेगा। सरपंच का वोट कास्ट करने के बाद वह बाहर आकर और पोलिंग ऑफिसर 4 के पास आएगा और पोलिंग ऑफिसर 4 के पास आकर पंच का मतपत्र डालने के लिए एरो क्रॉस सील और स्टाम्प पैड पे लगी हुई वो लेकर इस कंपार्टमेंट में जाएगा और जाकर पंच को वोट डालेगा। पंच को वोट डालने के पश्चात वह बाहर निकल जाएगा, यहां से बाहर निकल जाए। तो ये एक लेआउट प्लान है हमारे मतदान केंद्र का, पोलिंग रूम का,
कि इस प्रकार से आपको वहां जाकर व्यवस्था करनी है। बीयू को एक मेज पे ही रखना है वोटिंग कंपार्टमेंट में, और उसका जो कंट्रोल यूनिट और बीयू है उसमें पर्याप्त दूरी होनी चाहिए। उसका तार जो है वो मतदाताओं के पैरों के अंदर नहीं आए, ये आपको ध्यान रखना है। और जो तार वोटिंग कंपार्टमेंट से निकाला जाएगा वह वहां पर एक कटा हुआ पोर्शन है, उससे ही उसको निकाला जाए, ताकि वोटिंग कंपार्टमेंट अच्छी तरीके से लगा रहे, डिस्टर्ब न हो। अगर आपके मतदान केंद्र पर आने और जाने के लिए दो पृथक पृथक रास्ते नहीं है, तो आप उसके लिए दरवाजे में रस्सी बांधकर आने और जाने की अलग अलग व्यवस्था उसमें कर देंगे, तो आने और जाने वाले बीच में टकराए नहीं। अन्यथा तो आने का रास्ता अलग और जाने का रास्ता, यानी दो दरवाजे वाला कक्ष ही मतदान केंद्र के रूप में स्थापित किया जाएगा। मतदान केंद्र से बाहर जो है, आप जाकर अपने मतदान कक्ष के बाहर कुछ डिस्प्ले करेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण है प्रारूप 5, जिसमें सभी चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची होती है, वो आपको डिस्प्ले करनी होगी। डूज और डोंट्स, क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं, जैसे मोबाइल का उपयोग वर्जित है, मास्क आवश्यक रूप से लगाना है, तो ऐसे डिस्प्ले आपको करने हैं। इसके अलावा मतदान केंद्र का नाम, बूथ की संख्या, ये सारी चीजें आप उस पर डिस्प्ले करेंगे। अपने मोबाइल नंबर, बीएलओ के मोबाइल नंबर भी आप वहां पे डिस्प्ले करेंगे। तो ये सबसे पहले आपको बाहर जाकर करना है। उसके बाद आपको एजेंट्स की नियुक्ति करनी होती है। तो सरपंच जो है वह 2 काउंटिंग एजेंट्स की नियुक्ति करवा सकता है। एक सरपंच 2 काउंटिंग एजेंट की नियुक्ति करवा सकता है, और उसके अलावा जितने भी बूथ है उसके अंदर में, उस प्रत्येक बूथ के लिए वह एक पोलिंग एजेंट की नियुक्ति करवा सकता है। पंच जो है वो अपने एजेंट्स नहीं बिठा सकता, वो स्वयं ही वहां पर बैठेगा। उसको एजेंट्स अभिकर्ता नियुक्त करने का अधिकार उसको नहीं दिया गया है। पंच के लिए जो मतपेटी है उसको आपको तैयार करना होगा, और 2 मतपेटियां आपको दी जाती है, एक बड़ी और एक छोटी। तो पहले आप बड़ी मशीन में वोट डलवाएंगे, बड़ी जो मतपेटी है उसमें वोट डलवाएंगे, वो भर जाती है तो छोटी में आप वोट डलवाएंगे। तो ये, और पंच का जो चुनाव मतपत्र है वो सदैव गुलाबी रंग का होता है। अब जो मतदान अधिकारी है उसको क्या क्या दायित्व का निर्वहन करना है, तो वह ये सुनिश्चित करेगा कि जो पोलिंग बूथ है वो एकदम परफेक्ट बन गया है, सब व्यवस्था उसकी सही है। जो अंधे और अपाहिज है उनको मतदान डालने में पोलिंग ऑफिसर सहायता करेगा। लोकसभा और विधानसभा में ऐसे मतदाता एक सहायता के लिए किसी को लाकर वोट कास्ट कर सकते हैं, लेकिन पंच के चुनाव में ऐसा प्रावधान नहीं है। ये दिव्यांगजन जो है वो केवल आपकी सहायता से, यानी मतदान अधिकारी की सहायता से ही वोट डाल सकते हैं। इसके अलावा आपके चुनाव के दौरान टेंडर वोट और चैलेंज वोट की भी प्रक्रिया आती है। उन प्रक्रिया को भी आपको निपटारा करना है। उस प्रक्रिया का निपटारा किस प्रकार करना है उसके लिए हमने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये पूरी प्रक्रिया समझ में आ जाएगी। ऐसी समस्या आती है तो आप टेंडर वोट और चैलेंज वोट का निपटारा मतदान अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। अब प्रथम मतदान अधिकारी जो है, उससे पहले आपको मतदान अधिकारी को एक कार्य और करना है कि वे जो पंच के मतपत्र है उनके पीठ पे और अपने हस्ताक्षर कर दें और शुभिनकारी चिन्ह जो है वो भी उस पर अंकित कर दें। ऐसा कुछ संख्या में एडवांस में करके रखा जा सकता है, लेकिन ये ध्यान रखें कि 50 से ज्यादा हस्ताक्षर न करें, ताकि अंत में जब वोट कास्ट हो जाए तो ज्यादा से संख्या में हस्ताक्षर किए हुए वोट न बचे। ये आप ध्यान रखेंगे। और आपके बूथ पे जो जो निर्धारित व्यक्ति है वही आ सकते हैं, इसके अलावा अन्य कोई व्यक्ति आपके बूथ पर नहीं आ सकता। यह भी मतदान अधिकारी को इंश्योर करना है, और वो इंश्योर करे कि प्रत्येक मतदाता जो है वह पंच का वोट डालकर ही बाहर जाए। प्रथम मतदान अधिकारी जो है वह चिन्हित मतदाता सूची का भार साधक होगा, और मतदाता की जो पहचान करने का उत्तरदायित्व है वो उसके द्वारा ही संपन्न किया जाएगा। और पहचान जो है वह
मतदाता फोटो पहचान पत्र अथवा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 अन्य फोटो युक्त दस्तावेज वो ला सकता है मतदाता, और उसके बिहाफ पर उसकी पहचान सुनिश्चित होगी और निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में उसको नोट करना है। कई बार मतदाता जो है वो बाहर से जो पार्टी प्रत्याशियों के एजेंट्स बैठे होते हैं उनको पर्ची जारी करते हैं। अगर वो पर्ची लेकर नहीं आते हैं तब भी आप उसको वोट डलवाएंगे, उसकी किस क्रमांक पे वो अंकित है वो आपको ढूंढना होगा और ढूंढकर उसको वोट डलवाने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, और जो पर्ची वो ला रहे हैं उसको वापस नहीं लौटाने, वहां डाल देनी है। उसके बाद मतदान अभिकर्ता अगर चाहे तो वह यहां पर ऑब्जेक्शन उठा सकता है, यानी मतदाता की पहचान को चैलेंज करने का कार्य केवल और केवल प्रथम मतदान अधिकारी के स्तर पे ही किया जा सकता है। उसके पश्चात अगर एक बार आपने मतदाता को द्वितीय और तृतीय पे भेज दिया तो अब उसकी पहचान को चैलेंज नहीं किया जा सकता, यही चैलेंज किया जा सकता है। अगर ऐसी अवस्था आती है तो मतदान अधिकारी जो है उसको उस मतदाता को हैंडओवर कर दिया जाएगा और वो सुनिश्चित करेगा आपको अपनी प्रक्रिया अनवरत जारी रखनी है। जैसे ही आप मतदाता की पहचान कर लेते हैं, कहा यही मतदाता है, तो आप उसके नाम के नीचे अंडरलाइन कर देंगे, और यदि वह महिला मतदाता है तो अंडरलाइन के साथ साथ उसके नाम को भी टिक कर देंगे, बाईं ओर एक टिक लगाएंगे। तो यानी सभी को अंडरलाइन, महिला है तो उसके अंडरलाइन के साथ साथ बाईं ओर टिक भी लगाएंगे, और यदि थर्ड जेंडर मतदान करने आता है तो उसके नाम के आगे बाईं ओर स्टार का चिन्ह भी लगाया जाएगा। इसी के साथ यदि कोई एपिक से वोट डालने आता है तब उसके क्रमांक, उसके नाम के आगे ई लिखा जाएगा, और यदि कोई दिव्यांग और वृद्धजन मतदान अधिकारी की सहायता से वोट डालता है तो उसके आगे ए असिस्टेंट एक्वायर्ड ए भी लिखा जाएगा। साथ के साथ सारे आंकड़े भी आपको तैयार करने होंगे, और मतदान के अंत में आपको यह गिनकर बताना होगा कितने पुरुष, कितने महिला और कितने युवाओं ने आपको मतदान किया। ये सारे जो है वह सांख्यिकी आंकड़े आपको तैयार करने होंगे, और वही चैलेंज जो है वो इसी स्तर पे किया जा सकता है। इसके बाद चुनौती स्वीकार नहीं की जाएगी। द्वितीय मतदान अधिकारी जो है वह मतदाता रजिस्टर लेकर रखेगा। इसके अलावा उसके पास स्टाम्प पैड होगा, अमिट स्याही होगी। अमिट स्याही बाईं हाथ की तर्जनी उंगली पे लगाई जाएगी, और अगर तर्जनी उंगली नहीं है तो वो आगे की प्रोसेस को अपनाया जाएगा, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पे अमिट स्याही लगाई जाएगी। मतदाता रजिस्टर के जो कॉलम है उसमें प्रथम कॉलम में आपको क्रमांक लिखने हैं जो 1 से शुरू होंगे, 1 2 3 4 5, इसलिए आप पहले से ही वो क्रमांक लिखकर रखें। दृष्टिबाधित और दिव्यांग मतदाता है जो पीठासीन अधिकारी की सहायता से वोट डाल रहे हैं, उनके बारे में जो हमारा कॉलम 4 है, अभ्युक्ति वाला, रिमार्क वाला कॉलम, उसमें उनका कारण अंकित किया जाएगा कि वो किस कारण से मतदान अधिकारी की सहायता ले रहे हैं। और इसी के साथ रजिस्टर का जो दूसरा कॉलम है, उस दूसरे कॉलम में आपको क्या करना है कि वह मतदाता किस वार्ड का है और मतदाता सूची में वह किस क्रमांक पर है, यह आपको उसमें अंकित करना है। जैसे अगर वह वार्ड नंबर 2 का है तो 2/ उसका क्रमांक 345, तो 2/345 आप उसमें अंकित करेंगे, और क्रमांक के अंतिम 4 डिजिट मतदाता रजिस्टर में रिमार्क वाले उसमें लिखा जाएगा। द्वितीय मतदान अधिकारी के ही जो कार्य है, मतदाता रजिस्टर के प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ कॉलम में एंट्री जब हो जाए तो तृतीय कॉलम में हस्ताक्षर करवाए जाएंगे मतदाता के, और यदि वह हस्ताक्षर करने में असक्षम हो तो उसके बाएं हाथ का अंगूठा लगवाया जाएगा, और यदि वह बाएं हाथ का अंगूठा नहीं है तब दाएं हाथ का अंगूठा उससे लगवाया जाएगा, और दोनों अंगूठे नहीं है तो बाएं हाथ की तर्जनी, फिर ये मिडल फिंगर, ये इस तरीके से
आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। तो बाएं हाथ का अंगूठा लगाया जाएगा अगर वह हस्ताक्षर नहीं करता है। तीसरा जो मतदान अधिकारी है, पोलिंग ऑफिसर थर्ड, वह उसके पास पंच पद के लिए मतपत्र और सरपंच पद की जो कंट्रोल यूनिट है वो उसके पास रहेगी। पहले से ही मुड़े हुए पंच पत्र के वार्ड वाइज पंच के लिए मतपत्र होंगे उसके पास और कंट्रोल यूनिट का वह प्रभारी होगा और इसके पास यह सामग्री रहेगी। नामावली जो चिन्हित नामावली है यानी उसकी दूसरी प्रति है वह थर्ड रखेगा। सरपंच पद की कंट्रोल यूनिट, बॉल पेन और पंच मतपत्र प्रत्येक वार्ड के लिए अलग से पहले से ही मुड़े हुए उसमें रखे हुए उसके पास रखेगा। अब सरपंच पद की सफेद मतदाता पर्ची की सहायता से तृतीय सहायक मतदान अधिकारी पंच पद के मतपत्र की संख्या जो है वो अंतिम 3 अंक जो है वो निर्वाचक नामावली जो होती है उसमें मतदाता के नाम के आगे वो लिखेगा। अंतिम 3 अंक वो लिखेगा। ये ध्यान रखेंगे कि वो अंतिम 3 अंक उस मतदाता सूची में उसके द्वारा दर्ज किए जाएंगे। इसी के साथ तृतीय सहायक मतदान अधिकारी जो है मतदाता से सरपंच पद की सफेद मतदाता पर्ची है वो उसको एकत्रित करेगा और उसके बाद उसको सरपंच पद का वोट डालने के लिए वोटिंग कंपार्टमेंट में जाने के लिए निर्देशित करेगा। अब यह सुनिश्चित हो जाएगा कि जिस क्रम में मतदाता आया है उसी क्रम में वोट डाला जाए। अगर यह क्रम भंग होता है तो उस क्रम को नोट किया जाएगा किस कारण से यह क्रम भंग हुआ, अन्यथा वह उसी क्रम में वोट डालेगा। क्रम को भंग नहीं करना है। अगर भंग होता है तो जो मतदाता रजिस्टर है उसका कॉलम 4 है उसमें उसका कारण दर्ज किया जाएगा। उसके बाद चतुर्थ मतदान अधिकारी है, उसके पास क्या क्या सामग्री होगी? एरोक्रॉस सील होगी, स्टाम्प पैड होगा बैंगनिया रंग का, कागज की शीट होगी सफेद रंग की और सीलबंद मतपेटी जिसमें पंच के मतपत्र डाले जाएंगे वो सीलबंद मतपेटी होगी। यहां पर जब मतदाता सरपंच का वोट ईवीएम मशीन में डाल चुका होगा उसके बाद यह फोर्थ के पास आएगा और फोर्थ के पास आएगा तब उसके पास तृतीय के द्वारा जारी पंच के मतपत्र होंगे। अगर वह किस प्रकार से वोट डालना है समझना चाहे तो वह उसे समझाएगा और समझाने के बाद एरो क्रॉस सील स्टाम्प पे लगाकर उसको देकर और वोटिंग कंपार्टमेंट में उसको पुनः भेजा जाएगा। अब वह अपने पसंदीदा अभ्यर्थी को वोट डालेगा और वोट डालकर एरो क्रॉस सील वापस चतुर्थ को लौटा देगा और मुड़ा हुआ मतपत्र गोपनीय तरीके से उस मतपेटी में डलवा दिया जाएगा। इस प्रकार मतदाता आता है, पहले पोलिंग ऑफिसर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिर सरपंच के लिए वोटिंग कंपार्टमेंट में जाएगा, फिर चतुर्थ के पास आएगा, चतुर्थ के पास के बाद फिर पुनः वह पंच के लिए वोटिंग कंपार्टमेंट में जाएगा और मुड़ा हुआ पंच का मतपत्र डालने के बाद एरोक्रॉस सील लौटाकर वह मतदान कक्ष से बाहर निकल जाएगा। यह क्रम सभी मतदाताओं के साथ दोहराया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे वीडियो इसी तरीके से देखते रहिए और मैं आशा करता हूं कि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे और मतदान की प्रक्रिया का सफल संचालन करने में सहायक साबित हो रहे होंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।